Hello, my dear friends, how are you all? I hope that you all are doing good. Welcome to part number 2 of chapter number 8. And in this video, we will be completing our chapter number 8 fully. और इस chapter को हमने अभी हाफ पार्ट कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। हम ये देख रहे थे कि हमें कौन कौन से सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है, इरिगेशन कैसी थी मुग़ल इंडिया के अंदर, टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की कैसी थी। देन वी वर टॉकिंग अबाउट कि पेजेंट्स जो हैं उनकी किस किस तरीके की लैंड हुआ करती थी, हम कितनी तरीके की क्रॉप्स उगाया करते थे। फिर हमने पढ़ा अबाउट द विलेज कम्युनिटी कि वहाँ पे कास्ट कैसी थी, कास्ट का क्या रोल था, पंचायत क्या करती थी, आर्टिसंस को कैसे जो है रीमनरेशन मिलती थी, क्या हम विलेज कम्युनिटी को एक रिपब्लिक बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। देन वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम था कि विमेन एंड द अग्रेरियन सोसाइटी, जिसके अंदर हमने फीमेल्स की कंडीशन को देखा था। राइट, अब हाफ ऑफ द चैप्टर इज़ डन। आप उसे एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना नोट्स को। और अब हम जा रहे हैं विलेजेस से दूर। जस्ट इमेजिन कि आपने विलेजेस के बारे में पढ़ लिया है, बट नाउ यू आर गोइंग टू मूव ऑन टू फॉरेस्ट्स। तो टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट्स एंड ट्राइब्स। अब इसके अंदर क्या करोगे, यू विल बी मूविंग बियॉन्ड द सेटल्ड विलेजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, जो कि देयर इज़ अ वेरी मिनिमम चांस कि कोई एक या फिर दो क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो कि थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो आई ट्राई टू टेल यू एवरी पॉसिबिलिटी जिसके हिसाब से कोई क्वेश्चन बन सकता है किसी टॉपिक पर। तो ये प्रीवियस ईयर में आई थिंक देयर वाज वन क्वेश्चन लाइक दिस, जिसका टाइटल था कि देयर वाज मोर टू रूरल इंडिया देन सेडेंटरी एग्रीकल्चर इन मिडिवल टाइम्स इन मुगल इंडिया, एक्सप्लेन। यानी कि सिर्फ रूरल इंडिया जो है वो सिर्फ ये एग्रीकल्चर वाले विलेजेस को कंप्राइज नहीं करता था, पर इट ऑल्सो कंप्राइज्ड ऑफ दी फॉरेस्ट, जहाँ पर ट्राइब्स रहा करते थे, जहाँ पर अलग अलग तरीके के कबीले जो हैं वो रहा करते थे। राइट, तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा या इस एसेंस में कुछ पूछा जाएगा, सो यू हैव टू इंक्लूड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। तो फॉरेस्ट्स को जंगल बोल दिया जाता था उस समय पर, जिसे डेंस फॉरेस्ट भी बोला जाता है, और खरबंदी भी बोल दिया जाता है, जिसे स्क्रब लैंड बोलते थे। अब ये जो स्क्रब लैंड है, इसका मतलब है कि श्रब्स, आपको पता होगा छोटी हाइट के जो पौधे होते हैं उस तरीके का फॉरेस्ट होगा तो उसे खरबंदी बोलेंगे, और जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे उसे जंगल बोलेंगे। तो आपका जो इंडिया है, अगर हम देखें कि कैसा उस समय पर क्या क्या था हमारे फॉरेस्ट के अंदर और कहाँ कहाँ पे एक्चुअल में फॉरेस्ट जो है वो फैले हुए थे, तो इस मैप के थ्रू हमें थोड़ा लर्न करने में इजी हो जाएगा। जैसे सेंट्रल इंडिया हो गया, यहाँ पर फॉरेस्ट थे, वेस्टर्न घाट्स में फॉरेस्ट थे। फिर उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि ये जो ट्रायंगल शेप है अपनी इंडिया की, ये पेनिनसुलर इंडिया। जो डेक्कन प्लेट्यू था, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू का रीजन। फिर झारखंड में काफ़ी फॉरेस्ट हुआ करते थे। और ईस्टर्न इंडिया, देखिए ये जो होता है ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया होता है, तो यू डोंट हैव टू थिंक कि ईस्टर्न इंडिया यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जो पड़ रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इस वाले सेक्शन को। द स्टेट्स लाइंग ओवर हियर, कुछ उड़ीसा, बंगाल, ये वाली जो रीजन है इसे बोलते हैं ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे और ट्राइब्स रहा करते थे। फिर उसके बाद जो नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है, जिसे इंडो नेपाल बॉर्डर भी बोल सकते हो आप, या फिर जिसे तराई रीजन भी बोला जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम आने वाले पॉइंट में ये देखिए हम भील्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मैप का ये वाला सेक्शन है गुजरात का, जो टिप वाला पॉइंट है, वहाँ पर भील्स पाए जाते थे। राइट, तो आपने ये पढ़ लिया कि जंगल जो है वो दो तरीके के हैं और कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर उस समय पर, उस चीज़ के बारे में हमने स्टडी कर लिया। राइट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू कि ये जो ट्राइब्स हैं इन्हें क्या बोला जाता था। इन्हें बोला जाता था जंगली,
देखो आज की कंटेम्प्रेरी वोकैबलरी में जंगली वर्ड इज़ नॉट अ वेरी नाइस वर्ड टू से टू समबडी, क्योंकि इसके साथ एक अनसिविलाइज्ड कोनोटेशन जुड़ी हुई है। मतलब हम किसी को अगर ऐसा कहेंगे, हमारा तात्पर्य यही होगा कि वो इंसान अनएजुकेटेड है, अनसिविलाइज्ड है, पर उस समय पर कोई ऐसा नेगेटिव कोनोटेशन वाली बात नहीं थी। जंगली रेफर्स टू द पीपल हु आर लिविंग इन फॉरेस्ट बेसिकली। तो जो फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं उन्हें जंगली बोला जाता था, जो कि अपना लाइवलीहुड डिराइव करते थे थ्रू गैदरिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फ्रॉम हंटिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, राइट। तो जो लोग हंटिंग करके, गैदरिंग करके, ये सारे काम करके अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं और फॉरेस्ट में रह रहे हैं, वे बस सिंपली नोन एज जंगली। अब उसके बाद है आपका लाइवलीहुड जो है उनका, ये जो आपका लाइवलीहुड क्या होता है, जैसे आप जिससे आपका लाइफ सस्टेन हो रही है, आपका शेल्टर, आपका खाना, एवरीथिंग लाइक दैट। तो जो लाइवलीहुड है वो इन ट्राइब्स का सीज़न के ऊपर डिपेंड किया करता था। तो आपको बताया गया है कि ये वाले जो भील्स हैं, देखो कभी भी आप ऐसा कुछ अपना आंसर में बनाते हो तो दिस विल बी एन एडिशनल पार्ट ऑलवेज। आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर ऑल्सो कि टीचर्स दो तरीके के होते हैं, जो ऐसा वाला काम देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरे तरीके के टीचर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ लिखा हुआ कंटेंट का थ्योरी चाहिए। तो इफ़ वी पीपल आर लकी तो कुछ 80% टीचर्स को ऑफ कोर्स ही बहुत क्रिएटिव लगेगा, बट देयर आर 20% टीचर्स जिन्हें की थ्योरी लिखी हुई, पैराग्राफ्स, पॉइंट्स अच्छी तरीके से लिखे हुए वही चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आई हैव टोल्ड यू दिस कि अगर आप कुछ भी ऐसा क्रिएटिव फ्लो चार्ट, कोई भी मैप, कोई भी डायग्राम बनाते हो, दैट विल बी एन एक्स्ट्रा एम्बेलिशमेंट इन योर आंसर, यानी कि वो कुछ एक्स्ट्रा होगा। आपको अपने कंटेंट में कटौती नहीं करनी है, क्योंकि आपको इसे भी टाइम लगेगा बनाने में। तो मेक श्योर कि आपकी हैंड राइटिंग की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो अगर आपको ऐसे काम करने हैं। पर इवन इफ़ नहीं भी होता है ऐसा कुछ, तो आपको अपना कंटेंट कभी भी कम नहीं करना, राइट। तो मैंने आपको बताया भील्स कुछ यहाँ पे, ये सिर्फ आपको मैं क्यों बनाती हूँ, ताकि आपको मेमोराइज करने में इजी हो जाए सारी चीज़ें। तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही उतनी, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम कि आप सिर्फ लिख के आएंगे, ऑफ कोर्स यू विल गेट फुल मार्क्स। तो जो भील्स हैं यहाँ पर, वो देखो सीज़न के हिसाब से क्या क्या काम करेंगे। जब भी स्प्रिंग सीज़न आएगा, स्प्रिंग क्या होता है, जब फ्रूट्स, फ्लावर्स और लीव्स बड़े नए नए आए होते हैं, तो उस समय पे तो गैदरिंग करेंगे, ऑफ कोर्स बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए होंगे पेड़ों पे, ये वो। ऑटम और विंटर वाला सीज़न क्या होता है कि जब हमें फ्रूट्स, फ्लावर्स ऐसे इतने खास मिलते नहीं हैं, बिल्कुल पतझड़ वाला मौसम है, तो हंटिंग कर लिया करते थे। और विंटर्स में जो एनिमल्स हैं वो काफ़ी एक्टिव होते नहीं हैं क्योंकि बहुत ठंड होती है, तो दैट कैन बी अनदर रीज़न। उसके बाद समर्स में फ़िशिंग जो है वो की जाती थी, मॉनसून में कल्टीवेशन किया जाता था। अब मॉनसून यानी कि रेन से क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रॉस्परस होगा, तो कल्टीवेशन करेंगे। उसके बाद बियॉन्ड द सेटल्ड विलेजेस के अंदर आप डिस्क्राइब करोगे अबाउट द सबवर्सिवनेस ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि स्टेट कह रही है, यानी कि जो मुग़ल स्टेट है, मुग़ल किंग्स हैं और मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहती है कि फॉरेस्ट जो है वो एक सबवर्सिव स्टेट प्लेस है। जिसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रबलसम काम करना हो, कुछ भी उलटफेर वाला काम करना हो, कुछ गलत करके छुप जाना हो, तो ये वो वाली जगह थी। तो इसको एक टर्म यूज़ करके बोला गया कि द फॉरेस्ट आर लाइक मवस। मवस का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज फॉर द ट्रबल मेकर्स, राइट। कोई भी कुछ गलत काम करेगा तो छुपेगा कहाँ पे, मवस में, यानी कि फॉरेस्ट्स में, राइट। अब हम जा रहे हैं और डिटेल में, इन रोड्स इनटू द फॉरेस्ट। अब आपने ये तो समझ लिया कि क्या ट्राइब था, जंगली रहा करते थे उसमें, भील्स कैसे कैसे लाइवलीहुड कमा रहे हैं, ये सब कुछ अपना कर रहे हैं।
अब आप ये समझेंगे कि बाहर के साथ क्या इंटरेक्शंस हो रही थी ट्राइब्स की इन मुग़ल इंडिया। आपको बार बार चैप्टर को रिवाइज़ करते हुए ऐसे बोला है कि इनकी क्या कंडीशन थी इन मुग़ल इंडिया, ऐसा हुआ था इन मुग़ल इंडिया। तो उससे क्या होगा कि वो दिमाग में बैठा रहेगा सब कुछ कि कभी भी क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है तो क्या क्या हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि देयर वर एक्सटर्नल फोर्सेस दैट एंटर्ड द फॉरेस्ट। ऐसे नहीं था कि कंप्लीट आइसोलेशन, नोबडी डिस्टर्बिंग यू, ऐसा नहीं था। जो स्टेट है यानी कि जो मुग़ल स्टेट है, मुग़ल किंग है और मुग़ल किंग की एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट यूज टू कलेक्ट अ फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट, राइट, विच वॉज यूज टू बी नेम्ड एज पेशकश। आपको पता है पेशकश, आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना है। पेशकश होता है कि आपको कोई ऐसे गिफ्ट टाइप किसी को देना हो, तो इस तरीके का एक ट्रिब्यूट था ये जो कि मुग़ल स्टेट लेती थी ट्राइबल पीपल से। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सप्लाई ऑफ एलिफेंट्स, राइट। तो पहला तो ये हो गया कि जो मुग़ल स्टेट है वो इनसे क्या लेती थी, वो लेती थी पेशकश। उसके बाद सेकेंड आप पॉइंट बनाएंगे कि हंटिंग वॉज एसोसिएटेड विद सोशल जस्टिस। अब इसके पीछे की कहानी समझें कि जब भी मुग़ल किंग जाएगा फॉरेस्ट में जाएगा हंटिंग करने के लिए, ऑफ कोर्स अब वो वहाँ पे पर्सनली जा रहा है तो वो एक तरीका हो जाएगा कि वो अटेंड कर सकता है सभी लोगों को, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो। वो फॉरेस्ट में गया है ना, तो सबसे बात कर आएगा, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत सारे पेंटर्स ने ऐसी पेंटिंग्स बनाई है जिसमें ये शो किया गया है कि जो आपका मुग़ल किंग है वो पेंट मतलब ऐसे हंटिंग कर रहा है, पेंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है उन्होंने, जिसमें कि ये कहने की कोशिश की गई है कि हंटिंग एक्चुअली सिम्बलाइज्ड सोशल जस्टिस। मतलब हंटिंग के बहाने किंग दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देते थे। इट वाज अ सिंबल ऑफ हारमोनियस राइम। तो आप देख सकते हो कि कहाँ से बात को कहाँ कनेक्ट करते थे अपनी अच्छाई करने के लिए, है ना, क्योंकि इट डिपेंड्स to the personal interest of a ruler कि whether that ruler is very much interested in hunting only as a sports initiative or that ruler is so much kind कि वो अपने leisure time में से भी लोगों के लिए टाइम निकालेगा। तो ठीक है, इस तरीके से उन्होंने पॉइंट्स को कनेक्ट किया कि हंटिंग जो है वो सिम्बलाइज करता है सोशल जस्टिस को। Now these tribes were also doing the trade and commerce, ठीक है। there were external factors जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है जैसे कि हनी, बी वैक्स, गम लैक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब ख़रीदी जाती थी और उनका फिर एक्सपोर्ट किया जाता था 17वीं सेंचुरी के अंदर। जैसे कि एलिफेंट्स को भी कैप्चर किया जाता था फॉरेस्ट में से और फिर बेच दिया जाता था। जैसे लोहानीज जो हैं वो पंजाब के लोग हैं, ट्राइब्स हैं जो कि ओवरलैंड ट्रेड करते थे, अफ़गानिस्तान तक उनका ट्रेड होता था लोहानीज का, राइट। उसके बाद आप एक पॉइंट बना सकते हैं कि ट्राइबल चीफ्स जो हैं वो किंग बनते जा रहे थे। बाहर के इन्फ्लुएंस से क्या हो रहा था कि जो ट्राइब्स हैं उसमें भी पावर हायरार्की की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो किंग्स जो बन गए हैं, जो ट्राइबल चीफ हैं या फिर वहाँ के जो काफ़ी लीडर काइंड ऑफ इंसान है ट्राइब्स के, वो किंग बन जाते हैं। अब किंग जो है वो एक आर्मी भी क्रिएट करना चाहेगा, तो ये जो ट्राइबल चीफ होते थे जो कि अभी अभी किंग बने हैं, दे यूज टू रिक्रूट या तो आर्मी लोगों को टू रेंडर मिलिट्री सर्विस, या फिर ये अपनी फ्रेटर्निटी में से ही लोगों को कह देते थे कि आप आर्मी में आ जाओ। फ्रेटर्निटी मतलब आपकी जो भाईचारे वाले लोग हैं ना आपके साथ, उन्हें आप कह देते थे। अब एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे हम आर्मी के एग्ज़ाम्पल्स अगर देखें, जैसे जो सिंध के ट्राइब्स हैं उनके पास कैवलरी यानी कि घोड़े की सेना जो है वो 6000 तक थी, और जो इन्फेंट्री है यानी कि पियादे जो हैं यानी कि जो पैदल सेना होती है वो 7000 तक थी सिंध के ट्राइब्स के पास। उसी तरीके से जो अहोम्स हैं, आप इसके बारे में अपने हायर स्टडीज़ में भी अहोम्स के बारे में पढ़ेंगे। अहोम्स जो हैं वो ट्राइब हैं ऑफ असम, ए फॉर अहोम, ए फॉर असम। ये वाले जो लोग हैं इनके पास हुआ करते थे पैक्स।
पैक शब्द को आप याद रखोगे कि ये वो लोग हैं जो कि प्रोवाइड करते थे मिलिट्री सर्विस टू अहोम्स, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ लैंड, ठीक है। अहोम जो हैं वो पैक्स को लैंड देते थे एंड इन रिटर्न दीज पीपल यूज टू गिव द मिलिट्री सर्विस, तो उन लोगों को पैक बोला जाता था। उसी तरीके से अहोम की जो किंगडम थी उन्होंने वाइल्ड एलिफेंट्स को एक रॉयल मोनोपोली बनाया गया था, यानी कि जो एलिफेंट्स हैं उसे खरीद बेच कोई प्राइवेट लोग नहीं कर सकते। जो भी बेचा जाएगा एलिफेंट या फिर जिसका भी होगा एलिफेंट, दैट विल बी अहोम किंग, राइट। तो आप देख सकते हो कि ट्राइब्स में भी किंगडम, एक्सपेंशन, आर्मी ऐसे वाली टर्म्स आने लग गई हैं। अब आप चलोगे तो अगले पॉइंट पर वॉर्स, कि ये कॉमन हो चुकी थी 16-17 सेंचुरी के मुग़ल इंडिया के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोच किंग्स जो हैं, जो कि अनदर एक ट्राइब है दैट सब्जुकेटेड द नेबरिंग ट्राइब्स, जो कोच ट्राइब्स के आसपास के ट्राइब्स थे उसे सब्जुकेट करके एक्सपेंशन किया जा रहा है, तो आपको ये एग्जाम्पल दे दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि कल्चरल इन्फ्लुएंसेस काफ़ी थे, जैसे कि इन ट्राइब्स में इस्लाम काफ़ी फैल रहा था। जो सूफ़ी सेंट्स हैं जिन्हें पीर भी बोला जाता है, वो अपने लेसन्स देते थे ताकि लोग जो हैं उसे समझें और वो इस्लाम को अपनाने लगें। तो आपने बियॉन्ड इसमें द विलेजेस में तो ये पढ़ लिया कि ट्राइब्स होते थे, कैसे होते थे, क्या करते थे, पर उसके बाद आपने पढ़ लिया कि इंटरेक्शन क्या थी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। वॉर्स थी, किंग्स बन रहे थे, ट्रेड एंड कॉमर्स था, राइट। उसके बाद कैसे आपको पेशकश देनी पड़ेगी या फिर आपको जो है सोशल जस्टिस मिलेगा जब किंग महाराज जो हैं आपके यहाँ पे हंटिंग करने के लिए आएंगे, राइट। अब हम अगले टॉपिक पर जा रहे हैं जिसका नाम है ज़मींदार्स। ज़मींदार्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके लिए कोई क्वेश्चन का फॉर्म, मुश्किल सा फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। तो एक लाइन दे रखी है आप ही की बुक में, द लाइन सेज देयर वाज अ क्लास ऑफ पीपल इन द कंट्री साइड दैट लिव्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एक क्लास थी इंडिया के अंदर, इंडिया के विलेजेस के अंदर, जो कि एग्रीकल्चर पे काफ़ी डिपेंडेंट थी, बट डिडेंट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द प्रोसेसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। पर कभी भी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब उसका खाना दाना सब कुछ किससे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पर उस क्लास ने कभी एग्रीकल्चर के अंदर पैर नहीं डाला, ठीक है। इन द मुग़ल पीरियड, ये मुग़ल पीरियड के बारे में बात की है, एक्सप्लेन। अब ये कौन सी क्लास है अगर बात की जाए, ये जो क्लास ऑफ पीपल है वो ज़मींदार्स को बोला जाता है, मतलब इन्हें इनकम मिल रही है फ्रॉम द सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर ओनली, पर इन्होंने आज तक एग्रीकल्चर नाम का ए भी नहीं किया है, मतलब कि इन्होंने कभी खेती नहीं की, पर खेती इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ सस्टेनिंग देम। तो आप ज़मींदार्स को लैंडेड प्रोपराइटर्स भी बोल सकते हो, जिनके पास बहुत ज़मीन है, ठीक है, ऐसे बिजनेसमैन जिनके पास बहुत ज़मीन है। तो आप ज़मींदार्स वाले टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के अंडर आप क्या क्या लिख सकते हो, कभी भी ज़मींदार ऑफ द मुग़ल इंडिया वाला क्वेश्चन आए तो आप क्या क्या लिख सकते हो, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर। सो द पॉइंट विच इज़ गिवन हियर इज़ कि क्या ऐसा था ज़मींदार्स के पास जो कि वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो कई फैक्टर्स बताए गए हैं आपकी बुक में, जैसे कि इसके पास लैंड बहुत ज़्यादा है, कास्ट बड़ी कास्ट से है, ये लोग खिदमत देते थे स्टेट को, यानी कि दे यूज़ टू प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज टू द स्टेट। खिदमत का मतलब आपको पता है ना कि आप किसी की विद द फीलिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी आप किसी को ट्रीट करते हो, तो आप मतलब उसकी खिदमत कर रहे हो, है ना, मेहमान नवाजी टाइप। तो ये लोग जो हैं वो सर्विस दिया करते थे टू द स्टेट, इसकी वजह से इनका स्टेटस ऊपर था। फिर क्योंकि इनके पास ये लैंड है, जैसे कि आप मलकियत भी बोल सकते हो, ये भी कुछ पंजाबी टाइप वर्ड है आई थिंक, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी यूज़ होता है कि मलकियत, यानी कि आप किसी के ओनर हो। तो मलकियत का मतलब है एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड्स, जिस इंसान के पास है उसके पास ये ओनरशिप राइट है,
काफ़ी सारी पर्सनल लैंड्स होंगी जिस इंसान के पास, एंड दोज लैंड्स आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन फॉर द प्राइवेट यूज़, और मलकियत यानी कि प्रॉपर्टी, ठीक है, इन ईजी टर्म्स। तो क्योंकि उसके पास बहुत लैंड है, मलकियत है, कास्ट बड़ी है, खिदमत करते हैं ये लोग, इसलिए इनका स्टेटस काफ़ी हाई है। फिर इनका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन था जो कि इन्हें खुद इम्पोर्टेंट बनाता था, दैट वाज टू कलेक्ट द रेवेन्यूज़ ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट्स। मतलब ज़मींदार का क्या काम था कि जो रेवेन्यू है उसे कलेक्ट करना, ठीक है। और क्योंकि ये ज़मींदार ऐसा स्टेट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए उसे एक रिटर्न भी मिलती थी, ठीक है, सम पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू मिल जाता था या कुछ लैंड मिल जाती थी, जो कि उसकी रिमनरेशन, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम इन इकोनॉमिक्स, तो उसे किसी तरीके से कंपनसेशन किया जाता था। तो ये जो लोग हैं, दे यूज्ड टू हैव कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्सेज, इनके पास अपनी कैवलरी, आर्टिलरी, फिर इन्फेंट्री, ये सब कुछ हुआ करता था, आर्मी हुआ करती थी अपनी। सिमिलरली उनके पास फोर्ट्रेसेस हुआ करते थे, किला हुआ करते थे, ठीक है। किला आपको पता है फोर्ट को बोला जाता है, तो किलाचाज फोर्ट्रेसेस को बोला जाएगा, राइट। उसी तरीके से जो अबुल फजल हैं वो क्या कहते हैं, अबुल फजल द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर, राइट। तो वो कहते हैं कि विलेज सोसाइटी में 2 लेवल्स थे, एक तो ब्राह्मण राजपूत थे who used to possess control over the ruler society। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि ज़मींदार का काफ़ी कंट्रोल था। तो आपने सबसे पहले तो ये समझा कि उनका स्टेटस इतना हाई है क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर में ए भी नहीं करना, ठीक है, पर फिर भी एग्रीकल्चर से ही उनकी सारी इनकम है। सो यू आर डूइंग रियली गुड, ठीक है, कीप इट अप। अभी हमारा चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो मुश्किल नहीं है, दिस इज़ ईजी, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक ज़मींदार्स। तो ज़मींदार्स में आपने ये पढ़ा कि उनका स्टेटस कैसे आए हैं। अब ये कि वो उनके पास इतनी जो मलकियत आई है, जो प्रॉपर्टी आई है, लैंड आई है, वो कैसे आई है। वॉज इट थ्रू डिस्पोजेशन फ्रॉम द वीकर सेक्शंस, यानी कि आप वीकर सेक्शन की जो लैंड है वो छीन लो, क्या ऐसा आप कर सकते थे पेजेंट्स के साथ, ठीक है। अब इसका आंसर देने की कोशिश की गई है इसमें कि जो कॉन्क्वेस्ट है मिलिट्री चीफ्टेन्स में, दैट कैन बी अ रीज़न। हम सोच सकते हैं कि ऐसा होता होगा कि हरा के पेजेंट को ज़मीन छीन लो, पर ऐसा इंपीरियल ऑर्डर जो है पास होने की ज़रूरत है, फिर तो जिसे कि सनद बोला जाएगा, जो कि इस तरीके का, इस लेवल का एग्रेशन को अलाउ करेगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसा कोई अग्रेशन का कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है कि जो ज़मींदार्स हैं वो दूसरों की लैंड को छीन के अमीर बनते हों, ऐसा हमें नहीं मिला है, राइट। बट रैदर ये जो इतनी लैंड का ओनर बनना वाज अ स्लो प्रोसेस, जिसमें कि ये कहा गया है कि देयर वर सर्टेन वेज जिसके थ्रू ये जो लैंड है वो ट्रांसफ़र की जा सकती थी। सबसे फर्स्ट तरीका है ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स। कोई कह दे कि आज से मेरी ज़मीन तो भाई इसकी है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट कह दे कि भाई ये वाली जो लैंड है वो आज से मैं ज़मींदार को दे रहे हैं हम, ठीक है। या फिर ज़मींदार किसी की लैंड जो है वो परचेज़ कर ले, मतलब कंपनसेशन साथ में दे, राइट। तो डिस्पोजेशन वाला पॉइंट काफ़ी इररिलेवेंट लगता है, क्योंकि नहीं तो जो स्टेट है वो सनद जो है वो लिख के देगी, ऑर्डर पास करेगी कि ऐसा ये वाला ज़मींदार कर सकता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी लेजिटिमेट तरीके लग रहे हैं जिनके थ्रू आप लोअर कास्ट से भी ज़मींदार बन सकते हो परचेज़ कर करके, राइट। अभी देयर वाज अ सिस्टम ऑफ क्लैन और लीनेज बेस्ड ज़मींदारीज़, यानी कि जो कि काफ़ी सपोर्ट करती कि सिर्फ अपर कास्ट लोग जो हैं वो काफ़ी रिच रहें। वो कैसे ऐसा रहेगा, जब हमारे पास एक हेरिडिटरी सिस्टम होगा जिसके अंदर जो अमीर लोगों के बच्चे हैं, ठीक है, अगर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो वो बच्चे अमीर तो नहीं होंगे ना। तो उसी तरीके से
योर चैप्टर टेल्स यू कि क्योंकि लीनियज बेस्ड सिस्टम था, यानी कि उसके बाद इसको मिल जाएगा, उसके बाद इसको, उसके बेटे को, उसके बेटे को, इस तरीके का सिस्टम था। तो इसकी वजह से ज़्यादा प्रेवलेंट ये था कि रिच लोग यूज टू हैव कंट्रोल राइट ओवर द ज़मींदारीज। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या ज़मींदार के फंक्शन थे और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था ज़मींदार्स के होने की वजह से। ठीक है, जैसे आपने देखा कि बहुत ज़्यादा लैंड थी मुग़ल इंडिया में, सारी लैंड जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं थी। तो ज़मींदार्स वर एक्चुअली हेल्पिंग द स्टेट टू कॉलोनाइज द एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि जहाँ जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है वहाँ पर लोगों को शिफ्ट करना। ठीक है, इस तरीके का प्रोसेस जो है वो चल रहा था। सो द स्टेट वाज सेटलिंग द कल्टीवेटर्स कि आप यहाँ पे एग्रीकल्चर करना, ताकि स्टेट को रेवेन्यू मिल सके अलग अलग जगह से और स्टेट रिच हो पाए राइट। तो वो लोग वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे, और क्योंकि कल्टीवेशन चल रहा है तो उसकी वजह से लोग लोन भी लिया करते थे या फिर टैक्सेस भी भरा करते थे। ठीक है, और ये जो प्रोड्यूस है जो फील्ड में से, ठीक है, कैश टैक्सेस भी आप इसमें ऐड करोगे। ठीक है, टैक्सेस भी मिलते थे। तो अब क्योंकि एक्स्ट्रा भी हम प्रोड्यूस करते थे उस समय पे, तो फिर हम मार्केट्स में, जैसे कि हाट बोला जाता है, हिस्ट्री के कई आप टर्म्स में देखेंगे, हार्ट इज़ नोन एज मार्केट्स राइट। तो इस तरीके का जो मोनेटाइजेशन है लैंड का, यानी कि लैंड में से देखो, एक तो एग्रीकल्चर अगर हो रहा है तो उसकी वजह से मार्केट में बिकेगा तो फ़ायदा, और दूसरा स्टेट को जो है वो टैक्स मिल रहा है तो फ़ायदा, यानी कि मोनेटाइजेशन हो रहा है लैंड का इन द विलेजेस राइट। तो आखिरी पॉइंट आपके दिमाग में आएगा कि क्या विलेजेस काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव होते थे, यानी कि जैसे हम ब्रिटिश इंडिया के अंदर पढ़ते कैसे जो ज़मींदार्स हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं राइट। तो हमें क्या एविडेंसेस मिले हैं कि जो आपके ज़मींदार्स हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव हैं। तो हमें जो रिलेशनशिप मिला है इन दोनों के बीच में, दैट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड रिलेशन। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, उस तरीके का रिलेशनशिप था पेजेंट और ज़मींदार के बीच में। दूसरा रिलेशनशिप को दे रखा है नाम पैटर्नलिज्म एंड पैट्रोनेज, यानी कि जो पैटर्नलिज्म का मतलब होता है कि जब पेजेंट्स जो हैं वो एक तरह से कंट्रोल करते हैं, ज़मींदार जो है वो कंट्रोल करते हैं पेजेंट्स को राइट। और दूसरा है कि पैट्रोनेज, यानी कि ज़मींदार जो है दे ऑल्सो यूज टू कोऑपरेट विद पेजेंट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पैटर्नलिज्म दैट इज़ लाइक कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन कि कंट्रोल करेंगे हम लोग। पैट्रोनेज वाला सिस्टम इज़ लाइक कोऑपरेशन, तो जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कुछ वैसा रिलेशनशिप था इनका। भक्ति सेंट्स जैसे कि बताते हैं ना कि कास्ट का कितना प्रॉब्लम था, ब्राह्मण्स के बारे में लिखते हैं कि गलत कर रहे हैं ऐसा वैसा। तो ऐसा कोई भी एविडेंस जो है वो मेंशन नहीं करते हैं कि ज़मींदार्स बुरे थे। उसी तरीके से 17th सेंचुरी की जितनी भी अपराइजिंग, अग्रेरियन अपराइजिंग्स का एविडेंस मिलेगा हमें, उसमें हमें ये दिखाई देगा कि जो ज़मींदार्स हैं दे वर एक्चुअली हेल्पिंग द पेजेंट्री, यानी कि जो पेजेंट्री है उसे हेल्प किया जा रहा था बाय ज़मींदार्स अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, तो ज़मींदार्स के खिलाफ नहीं हो रहे थे, जो भी अपराइजिंग हो रही थी दैट वाज एक्चुअली अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, तो इसमें आपने ज़मींदार्स के स्टेटस के बारे में 2 पॉइंट पढ़ लिए, फिर डिस्पोजेशन के बारे में पढ़ा कि कैसा हो रहा था, ज़मींदारी कंसोलिडेशन कैसे हो रहा था, मोनेटाइजेशन में कैसे ज़मींदार्स जो है वो हेल्प कर रहे थे, क्या वह एक्सप्लॉयटेटिव थे, नहीं थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो आपने ज़मींदार्स में कर लिए इन द मुग़ल इंडिया। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वाज इकोनॉमिक मेनस्टे ऑफ द मुग़ल एम्पायर, एक्सप्लेन। या फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आता है, सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू राइट इन योर आंसर। तो
जब भी आपके लैंड रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस के बारे में पूछेंगे, देन यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स. Friends, I think that making another part of this three next topics, which is 6, 7 and 8, will be a better option. So meet you in the third part, and that will be the last part of the chapter. And I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो. Meet you in the next one, the part third. Bye.